हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को सुप्रभात। तो सभी लोग कैसे हैं? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने पार्ट 1 जो है मैग्नेटिज्म पे कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग जो है आज पार्ट 2 करेंगे इस पर, मैग्नेटिज्म पर। ओके, तो जैसा आप लोग जान रहे हैं कि हम लोगों का जो ये वीडियो सीरीज जो चल रहा है लगातार, जिसमें से कि क्लास नंबर आज 15 है, इसके पहले 14 क्लास हो चुके हैं। और जो आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है, ओके, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का टोटल 5 वीडियो मैंने जो है कराया है, जिसमें कि आप लोग का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था, सारे टॉपिक्स को मैंने कवर किया है। तो यदि आप 10th क्लास से बिलोंग करते हैं, या फिर आप 12th में पढ़ रहे हैं, या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं, या फिर ITI भी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग के लिए ये जो वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ, ये आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हो रहे हैं, आप लोग जितने भी कराए जाते हैं, सभी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। और जितने भी आपको जो कंसेप्ट देता हूँ, उसी पर आधारित जो है मेरा क्वेश्चंस रहता है। तो कंसेप्ट मोर इंपॉर्टेंट होता है। जब तक हम लोग कंसेप्ट को नहीं समझेंगे, तब तक जो है चीज़ों को कवर भी नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? आप लोग क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाइएगा। इसलिए कंसेप्ट मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद उस पर बेस्ड जो है क्वेश्चंस कराता हूँ। और क्वेश्चंस भी जो है कलेक्टेड रहते हैं, सारे इधर उधर से अरेंज किए हुए क्वेश्चंस रहते हैं। लाइक जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे रेलवे हो गया, चाहे NTPC, इन सब में क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं लगातार, उन सब क्वेश्चंस का कलेक्शन होता है। साथ ही साथ ITI के जो एग्जाम्स हो रहे हैं, CBT एग्जाम्स, उनका भी क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं इन अपने PPTs में डालता हूँ। तो ऐसे विद्यार्थी जो लोग कंटिन्यूअस क्लास कर रहे हैं, रेगुलर क्लास कर ले रहे हैं, उनको बहुत बहुत मेरे तरफ से शुभकामनाएं आपके एग्जाम्स के लिए, जो आप एग्जाम्स दीजिएगा, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी दीजिएगा उसके लिए। मगर ऐसे भी कुछ विद्यार्थी हैं जो कि आते हैं और चले जाते हैं, तो उनसे मेरा यही गुजारिश है कि ठीक है, आप चले जाइए, लेकिन कहीं भी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, क्लास कीजिए, चलिए कोई नहीं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि यदि आप यहाँ पे आते हैं, 1 घंटा अपना देते हैं, तो ज़रूर कुछ न कुछ सीख के जाते होंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है? तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों का पहला जो चैप्टर था ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, वो था, उस पर करीब 3-4 वीडियो है। उसके बाद फिर आपका ITI टूल्स है, उस पर भी कुछ 3 या 5 कुछ वीडियो है। और बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो कि मतलब कहिए कि फिजिक्स का एक जान है, ठीक है, फिजिक्स का जो है एक इम्पॉर्टेंट जो है एक शाखा है, ठीक है। उसमें वो जो आपका जो चैप्टर है, उस पे मैंने अच्छे से सभी टॉपिक्स को कवर करके विद टर्म्स एंड डेफिनेशंस को अच्छे से क्लियर कराते हुए सारे पे क्वेश्चंस भी कराया है। तो यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, तो आप जा करके उन वीडियो को वॉच कीजिए, ज़रूर वॉच कीजिए। और उस पर जो क्वेश्चंस जो मैं कराया हूँ, उस क्वेश्चंस को भी सॉल्व आप लोग देखिए, खुद कर पाइएगा। और साथ ही साथ यदि क्वेश्चंस उतने आप करते हैं और कंसेप्ट को समझ लेते हैं पूरा, तो उससे रिलेटेड आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा, जो कि आपके बहुत सारे आपके फ्यूचर में आप जितने एग्जाम्स दीजिएगा, सब में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो आप लोग जो है बस एक मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक फैमिली सा जो है हम लोग का एक तरह से बन भी रहा है। और एक इस तरह से ही धीरे धीरे हम लोग एक बड़े से फैमिली में हम लोग एक तब्दील हो करके, सब एक दूसरे के साथ एक दूसरे को हेल्प करके चीज़ों को आगे बढ़ेंगे, अपना कारवां को आगे धीरे धीरे बढ़ाते चलेंगे, है ना। तो फिर हम लोग को अब बस ये करना है कि चीज़ों को, बस कंसेप्ट्स को अच्छे से समझना है और उस पर क्वेश्चन करना है, मन लगा के पढ़ना है, बस, और कुछ नहीं। तो चलिए आज हम लोग जो है पार्ट नंबर 2 करेंगे मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पे। तो अब बातों का जो कारवां है उसको यहीं स्टॉप कर देते हैं। बीच बीच में आप लोग को उत्साहित करना मेरा कर्तव्य है। इससे आप लोग भी थोड़ा मोटिवेट होते हैं, तो आप लोग को भी अच्छा लगता हो कि चलिए हम लोग जो है पढ़ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट आएगा, है कि नहीं। तो आप लोग सभी को जितने भी आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा, सभी एग्ज़ाम्स के लिए मेरी तरफ से शुभकामना है। चलिए अब हम लोग जो है इन चीज़ों को समझते हैं कि मैग्नेट्स या फिर मैग्नेटिज्म के अंदर और कौन से पार्ट्स हैं, उन चीज़ों को, टर्म्स को हम लोग समझते हैं बेहतर ढंग से, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, पहला फर्स्ट क्लास में तो मैं आपको जो है इससे अवगत करा दिया था कि परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, टेम्पोररी मैग्नेट्स क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फिर मैग्नेट का जो है कंपोजिशन, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत कुछ आप लोग को बताया था। अब आज हम लोग जो है पर्टिकुलर टर्म्स, साइंटिफिक टर्म्स जो होते हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, पहला है आपका मैग्नेटिक सर्किट्स। अब देखिए, मैग्नेटिक सर्किट या फिर चुंबकीय परिपथ किसको कहा जाता है, एकदम सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। लेमैन जो स्टाइल होता है उसमें समझाऊँगा, ताकि आप लोग को, जो लोग
न्यू हैं उन लोग को भी समझ में आए। लेकिन मेरा एक यही आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग यदि क्लासेस मिस किए हुए हैं तो क्लास इलेक्ट्रिसिटी वाला ज़रूर देखिएगा, टोटल 5 वीडियो है, इसलिए क्योंकि आपको फिर यहाँ पे थोड़ा सा ज़रूर दिक्कत होगा, क्योंकि अब मैं करंट बोलूँगा, वोल्टेज बोलूँगा, रेजिस्टेंस बोलूँगा, ये सब चीज़ें वहाँ बहुत बेहतर ढंग से समझाई गई हैं। पूरा एटम्स से आपको परमाणु से लेकर के पूरा इलेक्ट्रिसिटी चार्ज इलेक्ट्रॉन्स तक उठा करके मैं रख दिया हूँ। तो उन चीज़ों को यदि आप समझिएगा तो अभी जो ये क्लासेस चल रही हैं आपको बहुत ही सहूलियत होगा इन चीज़ों को समझने में। तो देखिए मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है। देखिए चुंबकीय बल रेखाओं का पूर्ण एवं बंद मार्ग चुंबकीय परिपथ कहलाता है। जैसे कि मैं यहाँ बात करूँ, आपको यहाँ दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए ये क्या है, ये एक ट्रांसफार्मर का कोर है। क्या है ये? एक ट्रांसफार्मर का कोर है, जो कि कल क्वेश्चन भी था। ठीक है, किसका, क्या चीज़ का बना होता है? सिलिकॉन स्टील का ये कोर बना हुआ होता है। ठीक, जब इसमें आप कॉइल इसमें बांधते हैं, इस कोर में आप जब कॉइल बांधते हैं और फिर जब इससे आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देते हैं, करंट जब इससे फ्लो होता है, ओके, तो इसमें एक फ्लक्स पैदा होता है, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। ठीक है, तो एक कंसेप्ट मेरा याद रखिएगा आप लोग कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब क्या हुआ कि कोई भी कंडक्टर जो कि करंट को कैरी कर रहा है, करंट को बहा रहा है, ठीक है, लेके बढ़ रहा है, उसमें हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। कहने का मतलब क्या? मैग्नेटिक फील्ड या फिर चुंबकीय क्षेत्र भी उसमें बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे आपका जो है, जो ही आप इस कोर में जब आप एक क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं, करंट सप्लाई जब देते हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है इसके कोर के चारों ओर जो है क्या होता है, बन जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, ये जो हमारा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है, ठीक है, ये वाला, ये पूरा क्या है, बंद है कि नहीं बंद है, पूरा क्लोज्ड है कि नहीं है कि नहीं। कल मैं जो बताया था नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इससे क्या होता है कि ऐसे निकलता है, यहाँ जाके क्लोज हो जाता है। ठीक है, इधर से निकलता है और फिर साउथ में जाकर के एंड कर जाता है। ठीक, तो ये मेरा क्या था, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स था। ठीक है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स था। तो उसी तरह से ये भी जो यहाँ पे भी ट्रांसफार्मर में या फिर हम लोग कोई भी जो है मैग्नेट में परमानेंट हो या फिर जो है आपका टेम्प्रोरी मैग्नेट हो, ठीक है, या इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, उसमें जो भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होता है या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन होता है, यदि वो क्लोज्ड है, यदि वो परिपथ उसका क्या है, यदि क्लोज्ड, देखिए डॉट से बनाया ना, ये क्या है, क्लोज्ड है कि नहीं है। यदि क्लोज्ड सिस्टम है तो वो मैग्नेटिक सर्किट उसको हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक सर्किट कहते हैं। तो इसी चीज़ को यहाँ पे शब्दों में लिखा गया है। चुंबकीय बल रेखाओं का मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का पूर्ण एवं बंद मार्ग, मतलब कंप्लीट पाथ जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, कंप्लीट पाथ क्या कहलाएगा, चुंबकीय परिपथ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक सर्किट कहलाएगा। इलेक्ट्रिकल सर्किट में मैं आपको बोल रहा था कि सर्किट कब कहते हैं, जब उसका जो है ये पाथ क्या होता है, क्लोज्ड होता है, तब उसको सर्किट कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट कहा जाता है। इसमें आप कंपोनेंट लगा दिए, लाइक रजिस्टर लगा दिए, एक आपका बल्ब लगा दिए या कैपेसिटर लगा दिए, उसको एक सप्लाई के साथ जोड़ दिए, वो क्या बन गया, एक क्लोज्ड सर्किट बन गया, इलेक्ट्रिकल क्लोज्ड सर्किट बन गया। मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, मैग्नेटिक सर्किट में जब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है, या फिर चुंबकीय बल रेखा जब क्लोज्ड हो जाए, जब वो बंद मार्ग एक अपना बना ले या फिर पूर्ण और बंद मार्ग जब बना लेगा तो वो मैग्नेटिक सर्किट कहलाएगा। अब इससे ज़्यादा तोड़ के आपको कोई नहीं समझाएगा और आप लोग को मेरे समझ से 100% समझ में आया होगा। समझ में आया तो आप लोग यस सर कीजिए, लिखिए वहाँ पे कमेंट में, क्योंकि देखिए इंटरेक्ट यदि करते रहिएगा तो आप लोग को भी लगेगा कि हाँ हम लोग जो है कुछ सीख रहे हैं और मेरा और आपका एक कॉन्टेक्ट सा बनेगा, तो आप लोग चीज़ों को समझिएगा। नहीं तो क्या होगा कि
फिजिकली तो मैं आपके सामने बैठ के पढ़ा नहीं रहा हूँ ना, आप मेरे सामने तो है नहीं, मैं आपको देख रहा हूँ कि क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आप इंटरेक्ट कीजिएगा तो मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग जो है चीज़ों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आप लोग को भी अच्छा लगेगा। इस वजह से कहता हूँ कि इंटरेक्ट करते रहिए, कुछ कुछ जो है आप लोग भी बोलते रहिए, ठीक है, समझते रहिए और बोलते रहिए। चलिए, और नहीं तो क्या होगा, मेला जो मैं कहता हूँ मेला लूट जाएगा, उठ जाएगा मेला, और फिर मूक बन के देखते रह जाइएगा, सारा कहानी ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए, अब हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, सीधे शब्दों में यदि आपको समझाऊं, सीधे शब्दों में आपको समझाऊं तो ये क्या है, मेरा एक बार मैग्नेट है कि नहीं है, तो बोलिए है कि नहीं, यस सर है, ठीक है। तो ये जो एरिया हो गया जहाँ की आप ये ब्लैक 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 ये सब जो डॉट्स देख रहे हैं, ये सब स्पॉट्स देख रहे हैं, ये क्या है, यही तो क्षेत्र है मैग्नेट का, ये क्षेत्र है मैग्नेट का, ये फील्ड है। आपका जो घर है, आपका घर एक बाउंड्री के अंदर, आप बाउंड्री कर लेते हैं, उसके अंदर एक घर बना लेते हैं, तो आपका क्षेत्र कितना हुआ, बाउंड्री भर ना आपका क्षेत्र होगा, तो वही क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इसके केस में कहलाया जाएगा। समझ में आया बात। तो मैग्नेटिक फील्ड एकदम सीधे शब्दों में, एकदम कहिए तो गंवार स्टाइल में आप समझिए इसको, ठीक है। ये आपका मैग्नेट हो गया, और ये वाला सब जो एरिया होगा जहाँ कि आप ब्लैक 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 जो आप देख रहे हैं, इसका जो फील्ड, इसका जो स्पेस है, इसका जो क्षेत्रफल है, ये वाला एरिया क्या कहलाएगा, ये सब कहलाएगा मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको समझाया था, तो सेम यहाँ भी वही है, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही है, लगभग सब दोनों में सिमिलैरिटी है। उनको भी मैं को रिलेट करके आपको बताऊंगा कि मैग्नेटिक फील्ड में इस करंट को क्या कहा जाता है, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कहा जाता है, फिर रेजिस्टेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कहते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में रेजिस्टेंस को फिर उसका क्या नाम हो जाता है। तो दोनों मोर और लेस इंटर रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी से ही मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी आता है और मैग्नेटिक फील्ड भी आता है। मैं स्टार्ट जो किया हूँ चैप्टर, वहाँ इसी चीज़ से स्टार्ट किया था, ठीक है। चीज़ों को एकदम क्लियरली समझिएगा तो एकदम बहुत ही आसान लगेगा, और लगेगा कि अरे कितना कुछ है हम लोग नहीं जानते हैं, जान रहे हैं तो कितना बेटर लग रहा है, वाओ इतना बहुत कुछ है जानने के लिए। चलिए, तो क्या हो गया, ये चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक का प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, जो मैं आपको बताया, ठीक है। अब देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय सुई से निर्धारित की जाती है। उसका क्या चीज़ से, दिशा जो है उसका जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन किससे ये किया जाता है, चुंबकीय सुई से, ओके। मतलब मैग्नेटिक नीडल से हम लोग जो है चुंबकीय क्षेत्र का, मतलब कि आपका मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग दिशा को या फिर डायरेक्शन को ज्ञात करते हैं। आया बात समझ में। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है कौन सा क्वांटिटी होगा, स्केलर होगा या वेक्टर होगा, कहने का मतलब है कि सदिश राशि होगा या फिर अदिश राशि होगा। यहाँ भी हम लोग ये बात कर लेते हैं, तो बताइए सदिश होगा या अदिश होगा। हमेशा फील्ड की जहाँ तक बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, क्या होगा, सदिश राशि होगा। क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग दिशा की भी बात कर रहे हैं ना, डायरेक्शन का भी बात कर रहे हैं, इसलिए सदिश हो जाएगा। अदिश क्या होता है, जिसमें कि हम दिशा का बात नहीं करते, सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करते हैं। बात समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर हो रहा है। तो चलिए एक लाइक कर दीजिए सभी कोई। चलिए बहुत अच्छे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसका यूनिट के बारे में। यूनिट क्या हो जाएगा, टेस्ला, ठीक है। यूनिट क्या होगा, टेस्ला। टेस्ला आपका जो है क्या है, यूनिट है, किसका इकाई है, एसआई यूनिट किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट है। यदि सीजीएस की बात करें, ठीक है, सीजीएस पद्धति की यदि बात करते हैं, जैसे एफपीएस प्रणाली होता है, ठीक है कि नहीं, फूड पाउंड सेकेंड, फिर सीजीएस प्रणाली होता है आपका सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। तो सीजीएस प्रणाली में मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, तो क्या होता है, गॉस होता है, ठीक है, GAUSS याद रखिएगा, क्योंकि यूनिट से क्वेश्चन हर एग्जाम में, चाहे सीबीटी आपका एग्जाम हो, चाहे 10th का MCQ बेस्ड क्वेश्चन आता हो, या फिर 12th के एग्जामिनेशंस हो, या फिर आपका डिप्लोमा का एग्जाम हो, चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम्स उठा के आप देख लीजिएगा, आपको 100% यूनिट से क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। चलिए, क्षण चुंबक के चारों ओर पैदा हुई चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। ये मैं बोल के आपको थक गया, ठीक है, कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स किधर से होता है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। नॉर्थ पोल टू किधर जाता है, साउथ पोल। नॉर्थ पोल से स्टार्ट करेगा और साउथ पोल में जाके एंड हो जाएगा हमेशा, ठीक है।
तो इस स्लाइड में आप लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम ध्यान से सुनते रहिए बातों को और समझते रहिए। अब बात करते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। कुछ भी नहीं है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, जैसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स था वैसे ही मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है। तो देखिए मैं आपको पहले एकदम सरल भाषा में, एकदम गंवार स्टाइल में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए ये क्या है, आपका मैग्नेट है कि नहीं है, ये क्या है, चुंबक है। अब चुंबक का ये जो क्षेत्र था, मैं जो आपको थोड़ा देर पहले बता रहा था, ये क्षेत्र सब क्या था, ये क्षेत्र था क्या आखिर, इसी का तो फील्ड था, है कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड था। तो ये जो फील्ड जो दिखाया गया है इस तरह से जो आप देख रहे हैं कर्व टाइप से, इस तरह जो फील्ड जो घुमा घुमा के दिखाया है, यही फोर्स है, मैग्नेटिक लाइन्स है। लाइन कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन इस तरह से बनाते हैं, चाहे कर्व लाइन बनाते हैं, इस तरह से गोल टाइप का कर्व बनाते हैं। तो ये जो लाइंस दिख रहे हैं ना, ये लाइंस यही है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं सभी क्या हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। अब इसको बस किताबी भाषा में डेफिनेशन के फॉर्म में बोल देना है, ख़त्म, इतना ही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, चलिए डेफिनेशन आपको हम पढ़ देते हैं, आप लोगों को सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाने के लिए चुंबकीय बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र को दिखाने के लिए, चुंबकीय एरिया को दिखाने के लिए, मैग्नेटिक एरिया को दिखाने के लिए दिशा, ठीक है, एरिया को दिखाने के लिए जो दिशा का हम लोग प्रयोग करते हैं वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के जरिए क्या करते हैं, उसको हम लोग डिनोट करते हैं, वही क्या हो जाता है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होता है। समझ में आया? पानी की तरह एकदम क्लियर हुआ कि नहीं, चकाचक। अब वो पोखर वाला पानी नहीं समझिएगा जिसमें कि थोड़ा गंदा भी रहता है तो क्लियर तो दिखेगा नहीं, ठीक है। हम आरओ वाला पानी का बात कर रहे हैं, जो आरओ वाला वाटर होता है ना, मिनरल वाटर, जो बिस्लरी जो पीते हैं आप लोग ट्रेन में बड़ा स्टाइल से, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो चलिए कोई नहीं, समझ में आ ही रहा होगा। चलिए अब चुंबकत्व वाहक बल, चुंबकत्व वाहक बल जिसको कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स कहते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिकल में मैं इन चीज़ों का भी जिक्र किया था, क्या था ये इलेक्ट्रिकल में यदि बात करें तो जो बच्चे रेगुलर किए हैं उन क्लास वो 100% बताएंगे कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स मैग्नेटिज्म में कहलाता है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में या फिर इलेक्ट्रिसिटी में इसी चीज़ को क्या कहा जाता है, इस बल का क्या नाम है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में क्या कहा जाता है उसको, तो इसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF। बताया था मैं बहुत अच्छे से, उस पर बहुत अच्छे से चर्चा किया था, बहुत कुछ उस पर बताया था। इसलिए कहते हैं एकदम क्लास कीजिए, एकदम निरंतर क्लास कीजिए, बिना कुछ कीजिए चाहे नहीं कीजिए, क्लास कीजिए बस। और जो नहीं करते उनको पकड़ के लाइए, करवाइए क्लास। हाँ चलिए आइए देखते हैं। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या है, देखिए जिस तरह से इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में क्या था, मैग्नेटोमोटिव फोर्स था। क्या काम था उसका, इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए। इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा तभी क्या होगा, करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा कब, करंट फ्लो होगा जब इलेक्ट्रॉन्स मेरा चलेगा, है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन्स को आप कैसे भी चलाइए, या तो उसको ढकेलिए, ठीक है, या तो उसको जैसे भी मार पीट के, जैसे घुस्सा मुहा करके, जो भी करके आप उसको क्या करना, बस चला देना। जहाँ इलेक्ट्रॉन चला कि बस आपका करंट फ्लो हुआ, बस इतना ही है। तो वो जो ढकेलने का जो काम करता था इलेक्ट्रॉन का, वो कौन करता था, बैटरी करता था, जनरेटर करता था, यही सब करता था ना, ठीक है। तो वो जो फोर्स जो लगाता है बैटरी चाहे जनरेटर, ये सब जो लगाता है फोर्स उस इलेक्ट्रॉन पे, उस फोर्स को क्या कहते थे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते थे। तो उसी तरह से जो मैग्नेटिक हमारा जो सर्किट होता है, ठीक है, जो हमारा मैग्नेटिक सर्किट्स होता है उसमें एमएमएफ क्या होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स या चुंबकत्व वाहक बल क्या होता है। देखिए चुंबकीय परिपथ जो अभी मैं स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, ठीक है, चुंबकीय परिपथ ये वाला जो हिस्सा था आपका, ये चुंबकीय परिपथ जो है यहाँ पे देखिए, चुंबकीय परिपथ मतलब ये जो मैग्नेटिक आपका ये जो सर्किट है, ठीक है, ये जो क्लोज्ड पाथ है, ठीक है, इसको मेंटेन रखने के लिए इस क्लोज्ड पाथ को, इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, इस मैग्नेटिक फ्लक्स को, चुंबकीय फ्लक्स हिंदी में फ्लक्स ही कहा जाता है, ठीक है, या फिर इस मैग्नेटिक फील्ड को या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को, समझे, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को, चुंबकीय बल को, ठीक है, इसको कायम रखने के लिए, ठीक है, जो फोर्स जरूरी होता है उसको ही क्या कहते हैं, मैग्नेटिक, क्या कहते हैं, मैग्नेटिक
मैग्नेटोमोटिव फोर्स कहते हैं, ठीक है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो क्या हो गया देखिए, चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स को गतिमान रखने के लिए क्या होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है, ठीक है। ये आपका मान लीजिए मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, बी से डिनोट करते हैं, बी से, ठीक है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है। तो इसको मेंटेन करने के लिए, इन फ्लक्स को, इन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को मेंटेन करने के लिए कि ये रहे इस तरह से, ठीक है, क्या जरूरी है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, मैग्नेटोमोटिव फोर्स की जरूरत पड़ती है। जैसे करंट को फ्लो करने के लिए, करंट को बहने के लिए क्या जरूरी है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जरूरी है। EMF जरूरी होता है किसके लिए, करंट के लिए, करंट को फ्लो कराने के लिए, है कि नहीं। उसी तरह से बी को, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को या फिर मैग्नेटिक फील्ड को कंटिन्यू करने के लिए क्या चाहिए, MMF चाहिए। अब क्लियर हुआ कि नहीं। इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट को चालू रखने के लिए, करंट को फ्लो कराने के लिए EMF चाहिए, जो कि बैटरी से द्वारा दिया जाता है, ठीक है। उसी तरह से मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स को या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को कंटिन्यू रखने के लिए, चालू रखने के लिए क्या चाहिए, MMF चाहिए, मैग्नेटोमोटिव फोर्स चाहिए। बस इतना ही है। आइए बढ़ते हैं अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखिए इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी भी मैं बताया था आप लोग को, और यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। लगभग जो बच्चे इलेक्ट्रिकल सर्किट को समझ गए अच्छे से और फंडामेंटल इलेक्ट्रिसिटी का मेरा क्लास जो किए हैं, अभी उनको एक जरा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हुआ, जैसे कि मैं आपको समझाऊँ, ये आपका बार मैग्नेट है, ठीक है, साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल है। अभी ये लाइन ऑफ फोर्स है, इस तरह से ये लाइन ऑफ फोर्स है ना। तो ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, वो कितना ताकत है उसमें, कितना हैवी है, कितना इजीली मतलब कि चीज़ों को अपने और अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। कितना कमज़ोर है या फिर कितना मजबूत है वो फील्ड, कौन सा फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र या फिर मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं, या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, या फिर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। तो कोई चुंबक होगा कि कम पावरफुल होगा तो क्या करेगा, चीज़ों को जब तक थोड़ा नज़दीक ले जाइएगा तब जाके वो चिपकेगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, ये मान लिया जाए इस तरह से है, ये छोटा सा चुंबक है और ये मेरा एक लोहा का पार्ट है, ठीक है, आयरन मटेरियल है। तो इसको जब थोड़ा सा नज़दीक ले जाएंगे तब जाके ये चिपकेगा, ठीक है, थोड़ा नज़दीक ले जाएंगे तब चिपकेगा, क्योंकि इसका जो है वीक है, वीक क्या है, वीक मैग्नेट है ये। अब ठीक है, अब मान लीजिए हम थोड़ा हेवी वाला ले लेते हैं, ठीक है, तो थोड़ा भारी ले लेते हैं। तो मेरे पास तो कुछ नहीं है, चाबी है मेरा बाइक का, ठीक है, मान लेते हैं ये बड़ा मैग्नेट है, थोड़ा बड़ा है या फिर स्ट्रॉन्गर मैग्नेट हम लोग कहें इसको। अभी क्या करेगा, जैसे ही यहाँ पे आएगा फटाक से यहीं से खींच लेगा, यहीं से खींच लेगा, मतलब क्या हुआ, पावरफुल ज़्यादा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही तो वो उसको दूसरे को अट्रैक्ट पाता है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जितना ज़्यादा होगा उतना इजीली क्या करेगा, उन बाहरी ऑब्जेक्ट को, लाइक आयरन हो गया, निकल हो गया, इनको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। समझ में आया बात, ठीक। तो क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ स्ट्रॉन्ग और वीक एनी मैग्नेटिक फील्ड इज, ठीक है, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है मैग्नेटिक फील्ड हमारा, उसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। यूनिट का ख्याल रखिए, यूनिट क्या होगा, एम्पियर पर टर्न, ठीक है, क्या होगा, एम्पियर टर्न पर मीटर, या फिर एम्पियर A/M कहेंगे इसको, ये क्या हो गया, एम्पियर टर्न पर मीटर, एम्पियर टर्न पर मीटर, ओके। जिसको कि यहाँ पे एम्पियर टर्न को हम लोग MMF भी कहते हैं। एम्पियर टर्न को मैग्नेटोमोटिव फोर्स भी कहा जाता है। एम्पियर टर्न को NI से भी डिनोट कर सकते हैं हम लोग। नंबर ऑफ N क्या हो गया यहाँ पे, N हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। जैसे मैं ट्रांसफार्मर आपको दिखा रहा था यहाँ पे, उसमें क्या मैं बताया था ना कि टर्न कर किया जाता है, कॉइल का वाइंडिंग किया जाता है, टर्न किया जाता है। तो वो जो टर्न है, कितना टर्न आप दिए हैं, 10 टर्न दिए हैं, 50 टर्न दिए हैं, वो हो गया,
ठीक है, लाइक 50 टर्न दिए, 50 दे दिए, और करंट का वैल्यू जिसमें इतना उसमें जो फ्लो हो रहा है मान लीजिए 10 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो गुना 10 कर दिए, तो यही हो गया N इंटू आई। क्या हो गया? N इंटू आई, कि क्या हो गया? 500, ठीक है, ये हो गया 500 mmf कहलाएगा, ठीक है, एम्पियर टर्न। चलिए, तो ये समझ में आ गया आप लोग को। आइए, इसका एक अदर डिफिनेशन भी है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का एक अदर डिफिनेशन भी है। देखिए ये क्या होगा, मैग्नेटोमोटिव फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ कॉइल इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ कॉइल इन मीटर इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग H से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किससे डिनोट करते हैं? H से, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ सभी एक ही नाम है, उसको किससे डिनोट किया जाता है? H से डिनोट किया जाता है, H से, ठीक है। यूनिट क्या हुआ? A/m या फिर एम्पियर टर्न पर मीटर, एम्पियर टर्न पर मीटर, और इसका फॉर्मूला क्या है? mmf डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ कॉइल, या फिर Ni/L, Ni/L, ठीक है। N क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्न्स, मैं बताया जितना कॉइल है, N हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, I हो गया क्या हो गया? करंट हो गया, और L क्या हो गया? लेंथ ऑफ कॉइल, जितना लंबा वो कॉइल था वही क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इससे बेटर आपको क्या बताइए, सब कुछ तो तुम दिल खोल के रख दिया आपके पास। चलिए बढ़िए, अब हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। कुछ है नहीं ये सब चीज़, बस आपको एक तरह से विजुलाइज करना पड़ेगा, चीज़ें दिखती नहीं हैं, सिंपल सी बात है। मैकेनिकल ट्रेड में आप आइएगा, फीटर ट्रेड, सारा चीज़ दिख जाएगा, बड़ा बड़ा एकदम नट बोल्ट, एकदम बड़ा बड़ा चीज़ आपको दिखेगा, चीज़ें समझ में आएंगी। ये एक्चुअली क्या है ना कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड हो या फिर फिजिक्स का ये कुछ चैप्टर्स जो है ये एकदम दिखता ही नहीं। इलेक्ट्रॉन देखे हैं क्या? नहीं देखे हैं ना, तो समझना पड़ेगा। एक काल्पनिक एक माइंड में एक थॉट बनाना, हाँ ये इलेक्ट्रॉन होता है मेटल्स के अंदर। ये मेरा जो है चाबी, बगल में कुछ नहीं है, बार बार ये एग्जांपल ले रहे हैं, कोई बात नहीं। देखिए ये मेटल है, मेटल पार्ट इसमें लगा हुआ रहता है, इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है क्या? पकड़ के खींच लीजिए इसको बाहर, 2-4 उधर, तो किसी को बांट दीजिए, इलेक्ट्रॉन बटाएगा? नहीं बटाएगा, कभी नहीं, क्योंकि ये इसका एक प्रॉपर्टी है, सब्सटेंस का एक प्रॉपर्टी है, तभी तो ये है। इसका इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो फिर ये भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है यही कि इलेक्ट्रिकल्स में आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, इसलिए ये नहीं सोचिएगा समझ में नहीं आ रहा तो नहीं समझ में आएगा। क्यों? लिखने वाला यार बुक लिख दिया, इन चीज़ों को वो खोज के निकाल दिया, और हम समझ भी नहीं पाएंगे, इतने गए गुजरे तो नहीं हैं, तो फिर क्यों हिम्मत हारते हैं आप लोग? ठीक है, तो हिम्मत नहीं हारना है, चीज़ों को समझना है, प्रयास करना। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, हाँ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कुछ होता होगा, नहीं पता अभी हमको, हम समझ लेंगे उसको, ठीक है। पिछला क्लास छूटा है, कर लेंगे, समझ में आ जाएगा, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ से पकड़े वहीं से समझना का चालू कीजिए, ठीक है, एकदम कॉन्फिडेंस रहिए, एकदम सारा कुछ क्लियर होगा। चलिए मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स इज द मेजरमेंट ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड विच पासेस थ्रू अ गिवन एरिया। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स एकदम सीधे शब्दों में, ये एक मान लेते हैं कोई मेटल का, ठीक है, क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन क्या होता है? ये मेरा पेन है, ठीक है, ये पेन देख रहे हैं आप, इसको ऐसे देखिएगा जब, ठीक है, जब इसको ऐसे देखिएगा तो ये वाला जो आगे वाला हिस्सा दिख रहा है ना, ये क्रॉस सेक्शन होगा। इसको ऐसे काट दिए, काटने के बाद जो ये आपको भाग दिखा, ये क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है। क्या होता है? क्रॉस सेक्शन। तो देखिए आइए, तो इस क्रॉस सेक्शन से मान लेते हैं कोई एरिया है, इस एरिया से कितना मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, कितना मैग्नेटिक लाइंस निकल रहा है, ठीक है, कितना मैग्नेटिक लाइंस निकल रहा है गिवन एरिया से, वही होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। आया बात समझ में? क्या होता है? इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड विच पासेस थ्रू द गिवन एरिया। किसी गिवन एरिया से कितना मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास कर रहा है, उसको क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। एकदम बच्चा वाला जो डिफिनेशन होता है उससे आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ये समझ में आ गया कि क्या होता है। अब देखिए इसका एक और डिफिनेशन है, ठीक है।
ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स इज द मैग्नेटिक इन अ मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है। मैग्नेटिक सर्किट में, ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ठीक है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो होता है, ठीक, तो देखिए क्या होता है, इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ लाइन एग्जिस्टिंग ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ मैग्नेटिक कोर एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लक्स, ठीक। लाइक मैं बात करूं आपसे, ये मेरा एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। अभी मेरा इलेक्ट्रिक लाइन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इस तरह से इस दिशा में बढ़ रहा है, बहुत सारा है, ठीक है, इधर भी है, इधर भी है, पूरा ये सब एरिया में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। और मेरा जो ये जो मेटल पार्ट है वो इस तरह से है, और मैग्नेटिक फोर्स लाइन ऑफ फोर्स कैसे जा रहा है, ऐसे ऐसे आपका ऊपर की ओर बहुत सारा इधर से निकल रहा है, पूरा बहुत सारा जगह से, इधर से आपका इधर से भी निकल रहा है, इधर से भी निकल रहा है, बहुत सारा निकल रहा है ऊपर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कौन सा वैल्यू होगा, इससे जो निकल रहा है, इस ये जो आपका जो एरिया है ना ये वाला, इससे जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर आ रहा है ना, बस उसी को मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। इधर जो आ रहा है इससे मतलब नहीं है, इधर से जो बाहर से जो आ रहा है उससे मतलब नहीं है, ये सब मैग्नेटिक फ्लक्स के गिनती में नहीं आएगा। वो सब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भले होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ये सब सारा हो जाएगा, जितना दिख रहा है ना सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स कौन सा होगा, इस एरिया से, इस मेटल जो हम ले रहे हैं, या फिर जैसे कोर ले रहे हैं, जैसे ट्रांसफार्मर का कोर ले रहे हैं, ठीक है, या फिर जो आप डीसी मशीन या आपका जो डीसी जनरेटर या फिर एसी जनरेटर, ये सब जो होता है उसमें जो आपका पोल होता है, ठीक है, पोल से जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकला, और आपका जो कंडक्टर है जिसमें कि आपका जो करंट जिसमें आपका फ्लो होता है, ठीक है, तो वो जो कंडक्टर जो कट करेगा उस मैग्नेटिक लाइंस को, ठीक है, तो जो जिन फ्लक्स के कारण उस मैग्नेटिक उस कंडक्टर को कट करेगा, ठीक है, उसी को फ्लक्स कहा जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि ये वाला जो मेरा पार्ट था आपका मेटल का, ये एरिया के थ्रू से जितना भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकला, बस इतना भर का ही जो निकला वही मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। और इसके अलावा इधर से निकल जाए, दाएं बाएं इधर उधर से निकले, उससे हमको मतलब नहीं है, वो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स की गिनती में नहीं आएगा, वो मेरा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की गिनती में आ जाएगा, या मैग्नेटिक फील्ड की गिनती में आएगा। अब समझ में आया, बोलिए, समझ में आया? चलिए, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला। अच्छा, तो एक बात यहाँ ये भी है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में जैसे ये वाला हिस्सा, देखिए जैसे मैं यहाँ बना भी दिया हूँ, ये मेरा जो दिख रहा है ना आपको रेक्टेंगल शेप का, ठीक है, ये मेरा एरिया है, ठीक। अब इस एरिया से इस एरिया इस टाइप से, अब इससे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे करके निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। तो इस स्क्वायर फील्ड में, इस स्क्वायर वर्गाकार जो क्षेत्र है, इससे जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकलेगा बाहर, ठीक है, वही क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगा। और इस केस में मैक्सिमम फ्लक्स होता है। मैक्सिमम फ्लक्स क्यों होता है, देखिए फॉर्मूला जो होता है फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला, जिसको हम लोग को फाई से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करता है। इसका यूनिट क्या होता है, फाई से डिनोट किया जाता है, यूनिट क्या होता है इसका, वेबर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर होता है। मैं टेस्ट जो लिया था, ठीक है, टेस्ट में भी ये क्वेश्चन दिया था, ठीक। तो फाई का जो फॉर्मूला होता है कहता है बी इंटू ए कॉस फाई, ठीक, कॉस थीटा, बी इंटू ए कॉस थीटा। बी क्या है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, ये हमारा जो निकल रहा है ये सब क्या है, बी है। और ए क्या है, एरिया, ये एरिया जो आपका वर्गाकार एरिया हो या फिर ट्रांसफार्मर का कोर हो उसका एरिया, ठीक, वो हो गया। और कॉस फाई क्या होगा, एंगल होता है, ठीक है। कॉस फाई किसका एंगल होता है, आपका एरिया जो आपका जो प्लेट है या फिर आपका जो ट्रांसफार्मर का कोर है वो, और मैग्नेटिक फील्ड का जो है दिशा, उन दोनों के बीच का एंगल है। मान लीजिए कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इस दिशा में जा रहा है, ठीक है, इस दिशा में जा रहा है, इधर इधर इधर, ठीक, और मेरा एरिया इस तरह से है, ठीक है। तो फील्ड तो मेरा जो आपका मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इधर जा रहा है, और फील्ड कैसे है, इस दिशा में है। तो एंगल क्या होगा इन दोनों के बीच, बताइए तो, यही ना एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, ये तो एंगल होगा। ये एरिया का एरिया इस तरह से हम रखे हैं, ठीक है, कोर या फिर कोई भी चीज़ का, और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इस दिशा में जा रहा है, ऐसे बढ़ रहा है इस तरह से। तो देखिए अभी तो इन दोनों के बीच एंगल होगा जो कॉस थीटा होगा, थीटा जो होगा यही वाला तो वैल्यू होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा
जब परपेंडिकुलर होगा, जब वो लंबवत होगा, उस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। लेकिन जो ही इस तरह से हो गया, मेरा जो हम मेटल लिए थे, जो मेरा जो कोर वाला जो हिस्सा था, जो एरिया था, वो इस तरह से हो गया, और फील्ड भी किस तरह से, ऐसे ही जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है। तो दोनों के बीच एंगल क्या हुआ, एंगल क्या हो जाएगा, दोनों के बीच 0 हो जाएगा। ठीक है, दोनों के बीच जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ठीक ना। तो उस केस में हमारा कॉस जो फाई का वैल्यू हो जाएगा 0 फ्लक्स होगा। ठीक है, उस केस में कटता ही नहीं है ढंग से। ठीक है, जो आपका मेटल है या फिर जो आपका एरिया है वो बढ़िया से कट नहीं पाता है फील्ड से, इस वजह से क्या हो जाता है, फ्लक्स हो जाता है 0। आया समझ में? चलिए, तो जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा, उस टाइम में जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा तो उस केस में आपका जो फाई है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, फाई क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ये वाला। और जब थीटा का मान जो है आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है, तो कॉस 90 कितना होता है, वैल्यू बताइए इसका। कॉस 90 का मान होता कितना है, 0 होता है। ठीक, तो इस केस में क्या हो जाएगा, फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाता है। ठीक, और किसी पर्टिकुलर एंगल पर रहेगा तो क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा। चलिए, ये बात आप लोग को समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो आपका थीटा है ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और ए क्या है, एरिया है। ठीक है, चलिए, ये मैं आपको बेहतर ढंग से समझा पाया। ठीक है, ये मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये चीज़ें जो है आप लोग को मैं बार बार एक ही तरह का चीज़ बता रहा हूँ, और ये चीज़ें पिछले क्लास में भी आप लोग को डिस्कस कराया गया था कुछ। ठीक है, और यहाँ पे जो फील्ड क्या होता है, फिर फ्लक्स क्या होता है, इन चीज़ों को भी मैं बेहतर ढंग से क्लियर करने का प्रयास किया हूँ। आइए अब बात करते हैं फ्लक्स डेंसिटी का। देखिए, फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, हम 1 स्क्वायर मीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक कोर का, मैग्नेटिक कोर जो कह रहे हैं ना, वही जो हम मेटल वाला पार्ट कह रहे हैं, या फिर ट्रांसफार्मर का जो कोर कह रहे हैं, ठीक है, उसी चीज़ को कह रहे हैं। या फिर जो डीसी मशीन या फिर जो आपका मोटर का जो कंडक्टर्स होता है, उसका भी बात हम लोग एरिया में यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, स्क्वायर, तो मान लिया जाए आप क्या करें, हम 1 स्क्वायर मीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिए। ठीक है, तो उससे जो टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स पर यूनिट स्क्वायर पर स्क्वायर मीटर, तो देखिए समझिए इसको, फ्लक्स डेंसिटी क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स तो आपको समझा दिए कि इससे जो निकला, इस एरिया वाले से जो निकला वही मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगा। लेकिन कितना निकला, कितना, कुछ तो वैल्यू होगा, 10, 20, 50, 60 कुछ तो होगा, तो उसी को कहा जाता है फ्लक्स डेंसिटी। समझ में आया, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी उसी को कहा जाता है। आया समझ में? टोटल कितना निकला वही है, द टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स पर स्क्वायर मीटर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मैग्नेटिक कोर इज कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, एक स्क्वायर मीटर स्क्वायर वैल्यू का हम एक एरिया ले लिए, उससे जितना हमारा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकला, ठीक है, तो उतना वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। फॉर्मूला क्या है, B = 5/A, B = 5/A, मतलब फ्लक्स डेंसिटी इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया। चलिए, फ्लक्स डेंसिटी का बात करें, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो यूनिट होता है, ठीक है, यूनिट क्या होता है, टेस्ला होता है, और उसको हम लोग वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। ये सब फॉर्मूला सब याद रखिए। मैग्नेटिक डेंसिटी का सिंबल क्या है, तो B है। मैग्नेटिक डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का सिंबल क्या है, B है, और इसका जो इकाई है क्या है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर टेस्ला, TESLA, टेस्ला। चलिए, आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन की ओर। फटाफट सब कोई क्वेश्चन कीजिएगा। ऑप्शंस आप लोग को दिए हुए हैं, आपको ABCD करके ऑप्शन बताना है, लेकिन क्वेश्चन आप मेंशन कर दीजिएगा। जैसे 22 का मान लीजिए ऑप्शन नंबर D है, तो आपको 22 डैश दे करके D। और कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनका की जो चैनल है वो किसी दूसरे नाम से है, तो आप क्या कीजिए, अपना नाम भी वह मेंशन कर दीजिए। उसके बाद फिर आप, जैसे 22 है, 22 का D आंसर है, तो 22-D दे दीजिएगा, इससे मुझे थोड़ा सहूलियत होगा। अब जितने बच्चे हैं, एक भी बच्चे ऐसे बैठे नहीं रहेंगे, सभी कोई कमेंट कीजिए। जितने बैठे हैं सभी कोई, जितने लोग क्लास देख रहे हैं अभी के भी, सभी कोई कमेंट कीजिए। चलिए, मैं 5 सेकंड का टाइम दूंगा आप लोग को।
आंसर्स करने हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 का। तो क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई मात्रक पूछा गया है। बहुत देर तक इसमें मैं टाइम दिया हूँ, सभी कोई आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा। 22 का 5 सेकंड, 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। मैं इंक चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। क्या हो गया इसका, डी नंबर हो गया। ओके, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। यदि चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई हो तथा इसके प्रभाव के अंतर्गत क्षेत्र का क्षेत्रफल ए हो तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान होगा। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का पूछ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। यदि आपको फ्लक्स दे दिया, मैग्नेटिक फ्लक्स दे दिया और क्षेत्रफल दे दिया है, अभी अभी डिस्कस की हैं, इसका फॉर्मूला आपसे पूछ दिया गया है। बताइए फॉर्मूला क्या होगा इसका। सभी कोई उत्तर दीजिए, ऐसे मत बैठे रहिए, ऐसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आप लोग सभी कोई आंसर दीजिए, 5 सेकंड का टाइम है। तो सभी कोई बताइए 23 का आंसर क्या हो जाएगा। 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, बी बराबर क्या बताए थे, 5/a बताए थे, है कि नहीं। तो आंसर क्या जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 की ओर बढ़ते हैं। फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक। ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी का एसआई मात्रक आपसे पूछा गया है। देखिए अभी मैं आपको बताया था फ्लक्स डेंसिटी का एसआई मात्रक क्या था, वेबर पर मीटर स्क्वायर था ना, यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखिए वेबर पर मीटर स्क्वायर। सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। ओके, सभी को कमेंट करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। फ्री स्पेस में परमेबिलिटी कितनी होती है। ठीक है, फ्री स्पेस में आपसे परमेबिलिटी पूछा गया है। तो 25 का बताइए सभी कोई आंसर। इसका जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -9 हेनरी पर मीटर। ठीक है, हेनरी पर मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। किसी पदार्थ में मैग्नेटिक फ्लक्स को बनाने से रोकने के लिए गुण को क्या कहा जाता है, जो रोकता है। ठीक है, जो रोकता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को बनने से जो रोकता है उसको क्या कहते हैं। ए बी सी डी बताइए। मैग्नेटोमोटिव फोर्स, रिलक्टेंस, या फिर परमियलेंस, या फिर रेजिस्टिविटी, क्या कहा जाएगा। तो क्या कहते हैं उसको, सभी को कमेंट सेक्शन में बताइए आंसर। इसका सही आंसर होता है बी। ठीक है, बी हो जाएगा, रिलक्टेंस कहा जाता है। देखिए मैग्नेटोमोटिव फोर्स तो होगा नहीं, वो तो और प्रेरित करता है, वो बनने के लिए वही रिस्पॉन्सिबल वही होता है। कौन होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। मैं अभी पढ़ा भी रहा था, लेकिन रिलक्टेंस जो होता है वो क्या करता है, उसको रोकता है। ठीक है, रिलक्टेंस। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। चुंबकीय और विद्युतीय सर्किट की तुलना करते समय चुंबकीय सर्किट में फ्लक्स की तुलना विद्युत सर्किट में से किससे कीजिएगा आप। ठीक है, मैं बता रहा था ना कि इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट्स में क्या है, सिमिलरिटी होता है। तो चुंबकीय सर्किट में जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स, ठीक है, उसको इलेक्ट्रिकल सर्किट में किससे कंपेयर कीजिएगा। फ्लक्स को, फ्लक्स किससे कंपेयर होगा, सभी कोई अपना थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, बताइए। मैग्नेटोमोटिव फोर्स को हम लोग ईएमएफ से कंपेयर कर रहे थे। ठीक है, तो क्या बन रहा था, करंट बन रहा था ईएमएफ में। इसमें क्या बनेगा, फ्लक्स बनेगा। ठीक है, इसमें फ्लक्स बनेगा किस, कब, करंट बनेगा ना, फ्लक्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, फ्लक्स के जगह में क्या आएगा, यहाँ पे करंट आएगा। ऑप्शन नंबर क्या गया, ए गया। आया बात समझ में सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। चुंबकीय और विद्युतीय सर्किट की तुलना में निम्न में क्या असमानता है। असमानता देखिए, चलिए आप लोग को पहले बना लीजिए इसको, 5 सेकंड का टाइम है। देखिए इसका जो सही आंसर होगा, पहले आपको मैं डिस्कस कर देता हूँ। पहले समानता की बात करते हैं। तो समानता में पहला वाला जो होता है क्या, एमएमएफ और ईएमएफ, दोनों अपने अपने जगह पे है। इलेक्ट्रिकल में आता है ईएमएफ और मैग्नेटिक में आता है क्या, एमएमएफ। ठीक है,
इसका तो कोई जोड़ी ही नहीं दिया तो इसको छोड़ दीजिए। उसको देखिए परमियंस और कंडक्टेंस, ठीक है। कंडक्टेंस क्या होता है कि अलाउ करता है करंट को फ्लो होने में। उसी तरह से परमियंस जो होता है, परमियंस ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को या फिर मैग्नेटिक जो पाथ है उसको क्या करता है, जाने में मदद करता है, उसको रोकता नहीं, उसको और बढ़ाता है, ठीक है। वही इसका प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। लेकिन रिलक्टेंस और करंट, रिलक्टेंस अभी तो मैं करंट का बताया था, करंट किससे कंपेयर होता है, फ्लक्स से होता है, ठीक है, फ्लक्स से होता है। लेकिन यहाँ क्या दे दिया है, रिलक्टेंस के साथ इसको कर दिया गया। रिलक्टेंस क्या होता है, जो कि रोकता है किसको, फ्लक्स को, मैग्नेटिक फील्ड को बहने से रोकता है, वो रिलक्टेंस कहलाता है। और करंट फ्लक्स के कंपेयर कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। असमानता कौन सा हो गया, बी नंबर, क्या हो गया, बी नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करते हैं अगला 29 नंबर। निम्न में से किस पदार्थ में अस्थायी चुंबक नहीं रहता, अस्थायी चुंबक नहीं रहता है बोला जा रहा है, बोलिए, ठीक है, अस्थायी चुंबक नहीं रहता, सभी कोई कमेंट कीजिए। देखिए परमानेंट मैग्नेट कह रहा है कि नहीं रहता है, ठीक है। तो सॉफ्ट आयरन कल वाले क्लास में भी आया था, मृदु लोहा, सॉफ्ट आयरन, क्योंकि ये क्यों नहीं रहता, क्योंकि इसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाते हैं इससे, ठीक है। और जैसे करंट देते हैं तब ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाता है जब तक करंट देते हैं। अब लेकिन जैसे ही करंट सप्लाई हटाते हैं तो ये फिर अपने नॉर्मल अवस्था में आ जाता है। सॉफ्ट आयरन नॉर्मल आयरन जैसा बिहेव करता है, उसमें चुंबक का कोई गुण नहीं होता। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 29 का डी है। 30 है, डायनेमिक इंडक्शन का उपयोग किया जाता है, क्या चीज़ में उपयोग किया जाता है डायनेमिक इंडक्शन का, ओके। सेल में किया जाता है, ट्रांसफार्मर में किया जाता है, विद्युत हीटर में किया जाता है या जनरेटर में किया जाता है। तो देखिए सेल में ऐसा कुछ डायनेमिक इंडक्शन ऐसा कुछ चीज़ होता नहीं है, ठीक है। इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ये सब क्या होता है मैं पढ़ाऊँगा इन चीज़ों को, ठीक है। ट्रांसफार्मर में भी डायनेमिक का यूज नहीं होता है, म्यूचुअल इंडक्शन का होता है, ठीक है। लेकिन और विद्युत हीटर तो इसमें कुछ इंडक्शन ऐसा कुछ चीज़ ही नहीं है, ओके। आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा जनरेटर। तो जनरेटर में जो है डायनेमिक इंडक्शन का यूज लिया जाता है और फिर जनरेटर से करंट जो है प्रोड्यूस करा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 30 का क्या हो जाएगा, 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 31 नंबर, अस्थायी चुंबक अपना चुंबक तो खो देता है, कब वो खोता है बताइए, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका 31 का, जब चुंबकत्व बल नहीं हटाया जाता है, जब चुंबकत्व बल समान रखा जाता है, जब चुंबकत्व बल कम कर दिया जाता है, चुंबकत्व बल हटा लिया जाता है, कब होगा 31 का, सभी कोई बताइए आंसर। तो जाहिर सी बात है कि अस्थायी चुंबक जो होता है, ठीक है, जो टेम्पोररी मैग्नेट्स होता है वो अपना चुंबकत्व मतलब वो अपना मैग्नेटिक बिहेवियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कब खो देगा, जब उससे क्या कीजिएगा आप चुंबकत्व बल हटा लीजिएगा, जाहिर सी बात है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक अस्थायी चुंबक में चुंबक तो रहता है, एक अस्थायी परमानेंट का बात कर रहा है। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है, ऑप्शन नंबर ए है, जब चुंबकत्व बल हटा लिया जाए या चुंबकत्व बल नहीं हटाया जाए, जब चुंबकत्व बल अस्थिर रखा जाए, चुंबकत्व बल घटा लिया जाए, ठीक है। तो इसका सही आंसर बताइए 32 का, आप लोग अपने कॉमन सेंस से बताइए जल्दी जल्दी। एक अस्थायी चुंबक में चुंबक तो रहता है कब, 32 का क्या होगा, जब चुंबकीय बल हटा लिया जाता है, ठीक है। देखिए इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी जाएगा, ठीक है, क्योंकि चुंबकीय बल जो होता है ना परमानेंट मैग्नेट्स में क्या होता है कि अस्थिर रहता है, ठीक है, अस्थिर रहता है, वो आपका जो है हटता या फिर घटता या फिर कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, चुंबक के ध्रुव के बारे में बोला गया है, अलग किए जा सकते हैं, अलग नहीं किए जा सकते हैं, अलग अलग प्रयोग किए जा सकते हैं, इनके टुकड़े को तोड़कर अलग किए जा सकते हैं। तो बताइए चुंबक का ध्रुव क्या हम लोग अलग कर सकते हैं, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, सभी को बताइए, ऑप्शन नंबर बी, अलग नहीं किए जा सकते, कभी भी आप अलग नहीं कर सकते उसके ध्रुव को। क्वेश्चन 34 देखिए, विद्युत चुंबक की सामर्थ्य बढ़ाई जा सकती है, उसका कैपेसिटी विद्युत चुंबक का आप कब बढ़ा सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का आप ये जो सामर्थ्य है स्ट्रेंथ कब बढ़ा सकते हैं, चालक की लंबाई बढ़ाकर, चालक की लंबाई घटाकर, टर्न की संख्या बढ़ाकर, टर्न की संख्या घटाकर, स्ट्रेंथ कब बढ़ा पाइएगा,
सभी कोई बताइए, इस पर डिस्कशन भी मैं कराया था। देखिए इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप टर्न यदि बढ़ा देते हैं, ठीक है, टर्निंग से यदि बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ जो है उस चुंबक सोलेनोइड या फिर जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट से उसका क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी उसका क्योंकि बढ़ जाएगा, इस वजह से स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा उस चुंबक का बढ़ जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का। देखिए विद्युत चुंबक की सामर्थ्य बढ़ाई जा सकती है, ठीक है, कि सामर्थ्य बढ़ाई जा सकती है, ये लगता है सेम ही क्वेश्चन आ गया है। विद्युत चुंबक की सामर्थ्य बढ़ाई जा सकती है, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो टर्नों की संख्या बढ़ाकर, धारा का परिमाण घटाकर, धारा का नहीं, देखिए क्वेश्चन वही है लेकिन ऑप्शंस अलग अलग हैं। तो इसका देखिए, इसका सही आंसर आप लोग बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये दोनों ही ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो किस केस में आप स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं? एक तो आपके टर्न की संख्या बढ़ा करके, और दूसरा क्या चीज़ से बढ़ा सकिएगा? धारा का वैल्यू बढ़ा करके, करंट का वैल्यू में बताया था लास्ट कल वाले में, दोनों पॉइंट बताया था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धारा का परिमाण बढ़ा करके, वैल्यू उसका बढ़ा करके। अब एमएमएफ का इकाई पूछा गया आपसे 36 नंबर। 36 नंबर का बताइए, सभी कोई आंसर बताइए 36 का, जल्दी जल्दी। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी जाएगा, ठीक है। जो लड़के बता रहे हैं बहुत बहुत उनको बधाई, क्योंकि वो लोग थोड़ा ध्यान दे रहे हैं पढ़ाई पर। चलिए, रिलक्टेंस की इकाई है, रिलक्टेंस की इकाई पूछा गया है आपसे, सभी को बताइए। आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। रिलक्टेंस की इकाई पूछी गई है, सभी कोई आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए जल्दी जल्दी, 5 सेकंड का समय है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जाएगा, ओके, एम्पियर टर्न पर वेबर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। इंडक्टेंस की इकाई पूछी गई है, इंडक्टेंस, ठीक है, इंडक्टेंस की इकाई। ये क्वेश्चन भी कराया था, ये क्वेश्चन फिर से दिया गया है, आप लोग सभी कोई आंसर इसका बताइए। 38 का क्या हो जाएगा? इंडक्टेंस जो होता है, ठीक है, इंडक्टेंस की इकाई, इंडक्टेंस की इकाई होती है हेनरी होती है, ठीक है। इम्पीडेंस की बात करेंगे तो हो जाएगा ओम, इम्पीडेंस की बात करेंगे तो ओम हो जाएगा, और इंडक्टेंस का क्या हो जाएगा? हेनरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 इसका क्या हो गया? 38 का डी हो गया। तो 39 देखते हैं। ईएमएफ, विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है बताइए? रासायनिक क्रिया से कर सकते हैं क्या? नहीं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा, उपरोक्त ए और बी, और चुंबकीय क्रिया द्वारा। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सही आंसर क्या होगा 39 का? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हाँ ठीक है, ठीक है, आपका ये ऑप्शन ए नंबर भी सही होगा। रासायनिक क्रिया द्वारा भी, तभी तो रासायनिक क्रिया से हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, तो क्या होता है आपका करंट फ्लो करता है कि नहीं करता है? तो वहाँ भी तो आप ईएमएफ देते हैं, बैटरी लगाते हैं, तो है कि नहीं? तो आपका दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 39, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए 40 देखिए, चुंबकीय बल रेखाओं का मार्ग होता है, क्या मार्ग होता है, किस तरह का मार्ग होता है बताइए? 40 का सभी कोई बताइए, बताइए। पूर्ण परंतु खुला, पूर्ण एवं बंद, अपूर्ण परंतु खुला, अपूर्ण एवं बंद। तो क्या हो जाएगा? पूर्ण भी होता है और बंद भी होता है, पूर्ण भी होता है और बंद भी होता है। ऑप्शन नंबर जाएगा सी। चलिए, चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है क्या कहलाता है? अब क्षेत्र के बारे में पूछा गया है। अब इसका यदि नहीं बता पाएगा तो मैं समझूंगा आप लोग क्लास अच्छे से नहीं समझ पाए। सभी कोई बताइए, आप लोग सभी कोई बता लीजिएगा, हिम्मत कीजिए, अच्छे से एक बार क्वेश्चन पढ़िए और फिर जो है इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। 41 का बताइए क्या होगा, क्या कहलाएगा? सिंपल क्षेत्र के बारे में पूछा गया तो चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, लाउड स्पीकर में प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है लाउड स्पीकर में? अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक, प्राकृतिक चुंबक या विद्युत चुंबक? 42 का मैं बताया था कि अस्थायी चुंबक का परमानेंट मैग्नेट्स का यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। अब आज के क्वेश्चन, आज जो पूरा सीरीज़ है, आज का जो लेक्चर है, उसका लास्ट क्वेश्चन है 43। आप लोग सभी कोई कीजिए। लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ता हूँ, आप लोग के लिए एक तरह से असाइनमेंट होता है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को कीजिए। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। विद्युत वाहक बल सदैव फ्लक्स परिवर्तन का डैश करता है, क्या करता है? विद्युत वाहक बल जो होता है सदैव फ्लक्स परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है, समर्थ करता है, या कभी विरोध कभी समर्थ करता है, या फिर कोई संबंध ही नहीं इससे। तो क्या होगा इसका आंसर? आप लोग इसका आंसर जो है सभी कोई ढूंढिएगा और मुझे इसका आंसर बताइएगा। और मैं जैसे कल जो क्लास लूँगा उसमें स्टार्टिंग इसी क्वेश्चन से कर दूँगा, देखता हूँ कि कितने बच्चे इसका क्वेश्चन सही कर पाते हैं आंसर। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, आप लोग इस पर रिसर्च कीजिए कि क्या है इसका सही आंसर, ठीक है, और इसका जवाब मैं अगले क्लास में आपसे लूँगा।
तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के क्लास का जो है ये लास्ट क्वेश्चन था और इसी के साथ आज हम लोग जो है क्लास का अपना सेशन जो है एंड कर रहे हैं। तो आई होप कि आप लोगों को जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। और यदि आप लोगों को कुछ परेशानी होती है तो मैं आपको कहता ही हूँ कि आप लोग मुझसे इंटरेक्ट कीजिए, मुझे बताइए आप लोगों को कहाँ परेशानी आ रही है। आप लोग चाहें तो कमेंट सेक्शन में आप चीज़ों को बोल सकते हैं, और या नहीं तो आप मेरे जो है मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है इस इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड, फेसबुक पे भी ग्रुप है इन्हीं ITI और इन चीज़ों से ही रिलेटेड है, तो वहाँ भी आप जाके कनेक्ट हो सकते हैं। अपने साथी अपने फ्रेंड्स को भी ऐड कीजिए वहाँ, ताकि जैसे आप लोगों का हेल्प हो रहा है, आप लोग चीज़ों बहुत कुछ आप लोग सीख रहे हैं, उसी तरह से वो बच्चे लोग भी सीख सकें। साथ ही साथ आप लोग के बच्चे जो आप लोग के जो मतलब जो रिलेटिव्स हैं या फिर आपके सीनियर हैं या फिर आपके फ्रेंड्स हैं, वो यदि कहीं तैयारी वगैरह भी कर रहे हैं तो उन तक भी ये वीडियो को शेयर कीजिए। आखिर इतना मेहनत करते हैं तो हक तो बनता है कि इतना भी आपसे बोल सकें। जाते जाते ज़रूर एक लाइक भी कम से कम कीजिए, और सबसे बड़ी बात है कि वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, इसलिए क्योंकि मेहनत लगता है तो कंटेंट दूसरे तक भी पहुंचेगा तो हमें खुशी होती है कि चलिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग के अलावे और लड़के लोग को भी बेनिफिट मिलेगा, तो इससे और खुशी की बात क्या होगी, है कि नहीं। और वैसे भी ये सब चीज़ें जो है कभी भी आपको अपने तक नहीं रखना चाहिए, जितना बांटिएगा उतना ज्ञान बढ़ता है। कहते हैं ना कि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, इस वजह से आप लोग कंटेंट को शेयर कीजिए, अपने दोस्त मित्र को लाइए प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पे पढ़ाइए और जुड़िए सबको एक साथ। एक अच्छा भी लगता है, आप लोग इतने बच्चे एक साथ पढ़ते हैं तो हमें भी बहुत खुशी होती है, हमें एक उत्साह होता है। हम भी एक जो वीडियो पे जो कंटेंट बनाते हैं, PPT जो बनाते हैं, बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। चलिए बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं, तो हम लोग जो है इन चीज़ों पे वर्क और अच्छे से कर पाएंगे, और आप लोग तो बहुत अच्छे से चीज़ों को पहुँचाने का हम लोग प्रयास करेंगे, बशर्ते आप लोग का साथ बना रहे। आप लोग से बस इतना ही उम्मीद है कि आप लोग बस एक फैमिली नुमा जो है, फैमिली टाइप जो है आप बने रहिए, जुड़ाव रखे रहिए और चीज़ों को बस समझते रहिए, पढ़ते रहिए। और मैं तो कहूँगा कि दूसरों तक इन चीज़ों को शेयर करके उन लोग को भी मौका दीजिए पढ़ने का। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग से फिर तब मुलाकात होगी कल इसी समय 10 बजे। आप लोग टाइम से आ जाइए और अपना ख्याल रखिए और मन लगा के पढ़ते रहिए तन मन से। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे एक नई ऊर्जा, एक नए जोश के साथ। तब तक मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।